जो कार्यक्रम का निर्माण करना और कार्यक्रम का संयोजन करना ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल कार्य रहता है। ये एक उस तरह से रहता है जैसे कि हम इटावा की भाषा में बात करें, क्योंकि इटावा की बात करेंगे तो मेढक तौलने की तरह जैसा है कि एक तरफ मेढक उठाएगा, कभी वो छलांग लगाएगा, कभी तो, लेकिन इसके आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है 2 दिवसीय सांस्कृतिक संबंधों की ज्ञात भूमि इटावा मूल्यांकन की विविध आयाम। दरअसल क्या इटावा अपने आप में इतना विविधतापूर्ण रहा है, वैविध्यपूर्ण है कि इनका खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, परंपरा, रूढ़ी व्यवहार तो सब इतने महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसको केवल व्याख्यायित करने के लिए यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ आने का हमारा एक उद्देश्य यही कि जैसे ही इटावा आने की ये बात होती है मेरे लिए, तो इटावा वो उस तरह ही रहता है कि जैसे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बच्चा अपने घर जाना चाहता है, वैसे ही जब इटावा आने का मुझे मौका मिलता है तो वो भावुकपन और वो सब चीज़ें मुझे उस तरह से लगती हैं जैसे आज इटावा आने के आसपास जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि हम जहाँ हैं किसी दूसरे जगह चले जाते हैं तो इटावा को पता नहीं क्यों भूल से जाते हैं। तो यानी जब हम अपना गाँव भूल जाते हैं, गांव से निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अंदर से अंदर कुछ टूट जाते हैं। तो उस टूटन को रोकने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, अपने आप उन भावुक पलों को बनाने के लिए, अपनी पहचान और अपनी जो अस्मिता है, जो आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों को पहचान देने के लिए वो गुरुभार हमें पहचानना चाहिए। उस गुरुभार के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए मैंने ये आने के लिए चुनाव किया, जबकि इस समय व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी लगातार, क्योंकि मार्च का महीना जितनी भी क्लोजिंग होती है सब अकाउंट से लेकर के सब जगह, तो 2 दिन आना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जब आपकी जो जन्मभूमि होती है तो जन्मभूमि ही आपको हर जगह पहचान दिलाती है, और उसके साथ ही साथ जो आपको कार्य करने की जिज्ञासा मिलती है, सतत संघर्ष की जो प्रेरणा मिलती है, वो आपकी वो जमीन ही होती है। इस जमीन से निकल के ही जब मैं गया तो अपने आप में जब नई जगह दिल्ली में गया तो दिल्ली में हमारा कहाँ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ के जो नैतिक मूल्य थे, जो यहाँ कार्य करने की जो शैली थी, तो उन चीज़ों से जो हमने सीखा है, सामने हमारे उस बैठते हैं, कुछ चीज़ें हमने पढ़ना लिखना जो शुरुआत की है ना, वो सर से आपके ही आशीर्वाद से सब कुछ है। क्योंकि इटावा के बारे में जब भी हमने कुछ देखा शुरुआत में, पहले तो हमने अपने सिलेबस के बारे में देख लिया, लेकिन जब बात आती कि आपको अपनी पहचान और अपने जिले को रिप्रेजेंट कभी करना है, या अपनी बात आपकी जो संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो सबसे पहली मुलाकात हमारी आपके मंजूर उपाध्याय ने करवाई। तो उस समय से आपका अजीज और पालीवाल सर से डिग्री कॉलेज में कई बार मेरी मुलाकात हुई, तो आज आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर मैं अपने घर परिवार में ही फिर आ गया हूँ। अखिलेश सर आपसे तो ये क्या कहें कि अपने आप में लग रहा है कि मैंने तो बहुत अभी सोचा भी नहीं था, जैसे मैंने वहाँ से आके निकल के देखा कि लगभग 7 या 8 साल बाद मेरी पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। और लेकिन जैसे ही आप निकल के गए तो मैंने आपको पहचाना, तो मैंने कहा हाँ आज लग रहा है कि हाँ कुछ जो चीज़ें छूट रही थी, जो टूट रही थी, वो दोबारा से फिर जुड़ रही है। इसी के लिए जो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं, युवा प्रतिभाएँ भी हैं, क्योंकि समय का जो पहिया होता है वो कभी रुकता नहीं है। उस पहिए को जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको भी वो प्लेटफॉर्म मिले जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। तो उस प्लेटफॉर्म के देने के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ऐसे आयोजित किए जाएँ। मैं आगे से अपने आप को जोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ कि यहाँ पे ऐसे लगभग हर 2 या 3 महीने पर मैं भी अपनी टीम लेकर के आऊँ, और यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं उनको वो पहचान मिले बारी बारी से जितने भी लोग हैं। और हमें सब लोगों का आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। सर का आपका तो हमेशा निर्देशन मिलता ही रहता है, और आगे भी कुछ चतुर्वेदी जी से निर्देशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ की जितनी जो कार्य योजनाएँ जो बने उसके लिए आप सदैव हमें प्रेरित करते रहें, और यहाँ की जो भी चीज़ें वो हमें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे आने के लिए है क्या। आने के लिए जब भी कभी आता है तो मुझे जब लगता है कि इटावा में जन्मा हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ आना चाहिए और यहाँ की सब चीज़ें समझनी चाहिए। दूसरा एक और है कि उसका कारण क्या है कि इस कॉलेज की जो स्थापना है वो 1988 में हुई, और 1988 का ही मेरा जन्म है। जब मुझे पता चला इस कॉलेज में एक कार्यक्रम है तो मुझे इसका शहर जाना चाहिए। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और एक बहुत बड़ा
हिस्सा जो अमेरिका के पास एक अलास्का के नाम से जो सी के पास जो हम देखते हैं, तो वो रसिया से ही अलास्का ने आज के ही 30 मार्च के दिन ही वो बेचा था रसिया ने अमेरिका को। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है और आज के समय के प्रासंगिक भी है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने आधिकारिक घोषणा डॉलेट एक्ट के विरोध की भी 30 मार्च 1919 को ही की। तो ये दिन, और दूसरा जो 2022 चल रहा है, तो आज के 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के ही चौरी चौरा में जो कांड हुआ था, उसने आज़ादी के स्वतंत्रता के संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसने जो एक नया जो मूल्य गढ़े, वो मूल्य गढ़ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन उस समय रद्द क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंसा हमें बर्दाश्त नहीं है। जबकि जब 1942 में जब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब वो चलाते हैं, तो उस समय वो कहते हैं करो या मरो, लेकिन वहाँ पर एक घटना चौरी चौरा की वजह से ही वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें थी आज के लिए प्रासंगिक थी, जहाँ पर आना जरूरी था। ये सब चीज़ों ने हमें बहुत सीखने के लिए बहुत कुछ दिया। मौसम भी बदल रहा है, एक मौसम जा रहा है, दूसरा आ रहा है, और जो समय है, समाज है, जब अपने समाज अपने मौसम और मूल्यों के हिसाब से जब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपने को प्रासंगिक बनाता है, तभी वो अपने अस्तित्व को बचा पाता है। यदि मौसम और जो बदलती हुए परिवेश में जब समाज और संस्कृति अपने को नहीं बचा पाती, उसको सहेज नहीं पाती, जैसे आज संस्कृति को बचाने के लिए जो तरीके हैं, उन तरीकों को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया ये चल रहा है, तो डिजिटल तरीके से जितने भी हमारी यहाँ की जो कल्चर है, उन्हें डिजिटली हमें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेंगी, डिजिटली हमें ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, तभी हमारी सब चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। उसके लिए हम बहुत सारा काम कर भी रहे हैं, उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। किताबों के लिए जितनी है, और बहुत सारी हमने आज भी बहुत कई जगह हमारी बात हुई, शैलेंद्र शर्मा जी से भी बात हुई, वो यहाँ से अभी चले गए अपनी व्यस्तता की वजह से। तो यानी दरअसल क्या तकनीकी के हिसाब से जब बदलती है, तो हमें अपने मूल्यों को भी उस तकनीक के हिसाब से अपने को बदलना पड़ता है। इटावा के जैसे यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ का व्यापार अभी कुछ जी ने बहुत पहले भी बताया था कि यहाँ का घी का व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन वो घी का व्यापार हम उसको रिटेल नहीं कर पाए। वो क्यों चला गया हमारे यहाँ से जाकर के वो दूसरी जगह गुजरात में जाकर के आनंद की फैक्ट्री लगा दिया, लेकिन हम अपने व्यापार को हमने अपने आप से क्यों निकल जाए? क्योंकि समय के हिसाब से हमने उसको बदल दिया। तो अब जितने भी जो और जो टेक्सटाइल का है या जो हमारे घी के उद्योग हैं, तो हमें उन पर रिसर्च करनी चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं उन्हें हमें चाहिए कि वो हम उन्हें रिटेन करें और उनको और रेक्टिफाई करें। उस रेक्टिफाई करने से ही हमारे अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारे उद्योग व्यापार, हमारे रोजगार तभी सुरक्षित रह पाएंगे, तभी जब तक अर्थ सबके मूल में रहता है। जब तक अर्थ के लिए हम अपने रोजगार को और अपने व्यापार को रिटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए केवल व्याख्यान या और तरीके से हम उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें काम करना, और हम उस पर काम कर भी रहे हैं। ये काम बहुत जरूरी भी है। उसके लिए मौलिकता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो हमें मौलिकता भी देनी है। नए उसके ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, परसेवरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, लगन की भी जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है, अपनी लगन के साथ काम कर रहा है, तो उसे लगता है कि हमें अकेले इससे क्या लाभ नहीं मिल रहा है, और कई बार सपोर्ट लोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक दुविधा की स्थिति आ जाती है कि एक डोल्टम, जैसे इक्वेटर के आसपास जो 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में, वो जो एरिया कहलाता है वो डोल्टम कहलाता है, यानी कि वो नॉर्थ में है, साउथ में है। तो ये स्थिति ना बने कि यदि आप किसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नीरस काम होते हैं, नीरस कामों पे काम करते समय कई बार लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी लेकिन हमें उन मूल्यों के लिए जो हमने यहाँ से सीखे और उनको संरक्षित करने के लिए हमें वो काम करना चाहिए। संस्कृतियों का जो संतुलन है, जो एक्सचेंज है, वो बहुत सारी चीज़ें आप जब एक जगह दूसरे जगह जब जाते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ऐसा ही मौका मुझे आज के 2 साल पहले लद्दाख जाने का मिला। जब मैं लखनऊ में था, तो लखनऊ से जब लद्दाख जाने के लिए मेरा पहला ट्रांसफ़र आया, तो कई बार लोगों ने मुझे बताया कि लद्दाख आप कैसे जाएंगे, वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर लगन और बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं कि हाँ वो कर देंगे, तो वहाँ पर जाते ही आप केवल जो आपको दायित्व निर्वहन करने के लिए नहीं रहते, उसके साथ साथ आपकी जो संस्कृति होती है, जो कार्य संस्कृति होती है, और जो आपके बचपन के मूल्य होते हैं, वो भी वहाँ साथ में जाते हैं। और ऐसा
भारत के लिए अभी उसने बात की थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वहाँ पे जाकर के हमें 3 स्टेट के साथ पेयरिंग हमारी यूपी से तो मैं बिलोंग करता था, यूपी है। दूसरा वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे जाके हमें लद्दाखी कल्चर से भी रूबरू होना पड़ा, वहाँ की भाषा, शैली, खान पान, सब चीज़ें हमें देखने को समझने को मिलती हैं। ऐसे ही वहाँ के साथ जब जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमें तमिलनाडु की वहाँ से पेयरिंग की गई, तो तमिलनाडु के लिए जब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे कोई जाएगा उस स्टेट के साथ सेविंग करेगा तो पड़कम या लद्दाख में जुले हमजा नाले नमस्कार को वहाँ जुले बोलते हैं, तो वो अपने आप आपको आएंगी, तो वो अपने नाम में यहाँ इटावा में इसमें जुले या कमजा नाले या बोलूँगा तो वो कहाँ से होगा कि मैं लद्दाख चला रहा हूँ, वहाँ पे मैंने वो जिया देखा है। और ये ऐसी स्थिति नहीं कि इटावा की भी संस्कृति है, यूपी की जो संस्कृति है वो भी तो मैं वहाँ पर लागू करते हैं। तो एक बात आपको बहुत बड़ी सफलता सभी लगातार लगन और कम्युनिटी के साथ ही चली जाती है। इटावा की दुनिया की हम बात करें तो इटावा की दुनिया में ही जो चीज़ें हमने कहा वहाँ पर जाकर के हमने एक्लिमेटाइजेशन किया उस क्लाइमेट के हिसाब से, तो वो इटावा की जो संस्कृति है, यहाँ का जो पानी है, जो यहाँ की शिक्षा है, जो यहाँ के मूल्य हैं, वो बताते हैं कि बिहार के चंबल के बिहार में भी करारों के लोग कैसे चढ़ते हैं। ये करारों पे यदि आप चढ़ना आता है, यदि आपको चंबल का पानी यदि आपने पिया है तो यहाँ के लोगों के लिए वो सौभाग्य की बात है कि चंबल का पानी पीकर के आप करारों पर चढ़ सकते हैं। तो इससे बेहतर और आपको और मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, यानी कि इस आप जिस भी जगह आप जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति से एक्लिमेटाइज और वहाँ से अनुकूलित आप होते रहते हैं। इन चीज़ों के लिए इटावा को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो उनके बारे में, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन पे और उनके तकनीकी के हिसाब से जो बदलती चली जा रही है उसमें भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, उसमें काम करें। अब बात आती है कि 1857 से लेकर 1947 में 190 साल के दौरान का जो स्वतंत्रता संग्राम या जो ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में हमने बहुत सारे इटावा के लोगों ने काम किया। उनकी बहुत ज़्यादा नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इटावा का था जब उसका एक बार चर्चा कर रही थी तो महानदी साहब ने एक बात नहीं हुई, तो इटावा का एक नाम मैंने वहाँ पर किया और वो नाम वहाँ पर कुछ हुआ, वो वहाँ पर पास हुआ, वो है किशनलाल जैन जी। किशनलाल जैन जी का यहाँ पे जो योगदान था, यहाँ जॉर्ज पंचम की विक्टोरिया जो हॉल है उसमें उनकी वंदना की जा रही थी। उस वंदना के समय उन्होंने पीछे से एकदम आकर के जो एक केला उठाया या कोई पत्थर उठा करके उस मूर्ति में तुरंत मार दिया और उस समय कई पुलिस वालों ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत जो वर्षों तक या सदियों तक यहाँ पे राज करना चाहती है उसको हम राज नहीं करने देंगे। यानी कि वो 12 वर्ष के किशनलाल जैन जी ने जो समय दिखाए, यानी कि जो उसका विरोध का जो उनका तरीका था वो इतना उग्र था, उसके बाद उनको लगातार उनके पास दोनों चीज़ें नहीं, एक तो सुभाष चंद्र बोस की तरह उनके पास वो था कि जो विरोध करना, बड़ा तीव्र विरोध करना। दूसरा, उनको गांधी जी से भी बड़े प्रभावित रहे, उन्होंने सत्य और अहिंसा का भी प्रयोग किया, उसके आधार पर भी वो चले। तो उन दोनों का जो सम्यक जो एक साथ कलेक्शन है वो इटावा के लोग ही कर पाते हैं। यानी कि आपको उग्र विरोध भी करना है और सत्य और अहिंसा को भी जोड़ना है, ये दोनों चीज़ें इटावा की संस्कृति यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी बसती है। और उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कहते हैं शब्द है समन्वय। वैसे समन्वय के लिए तारीफ कभी तुलसीदास जी को माना जाता है कि समन्वय के वो अपार शक्ति लेकर के आए थे कि समन्वय उन्होंने अगुनय सगुनय नहीं तो कछु भेदा करके उन्होंने कहा भी है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो जन्मजात वो इटावा के लोगों में है। कोऑर्डिनेशन वो बहुत अच्छा करते हैं और कोऑर्डिनेशन ही सबसे बड़ी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। इस कोऑर्डिनेशन के साथ ही बात आती है सतत संघर्ष, यानी कि जब आप लगातार ये कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि जब आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और समन्वय भी करना पड़ता है तो उसके लिए दिक्कत की कुछ लाइनें हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बेहतर सौभाग्य का सौंदर्य सोता है देखें आगे क्या। यानी कि ये आपके पास सतत संघर्ष की क्षमता है तो आपका सौभाग्य हरदम सोता नहीं रहेगा, वो एक दिन जागेगा
और मुझे उम्मीद है कि इटावा का भी जो सौभाग्य है वो बहुत जल्दी जागेगा और इन जो यहाँ की संस्कृति है वो पूरे विश्व के खलक तक जाएगी। उसके लिए सभी लोगों का हमें कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता है वो यहाँ के लोगों में है। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पूरा सुंदर आयोजन किया है इसके प्राचार्य श्यामपाल जी को, रमाकांत राय जी को और यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदया है और जितने भी विशिष्ट अतिथि और सभी लोग जो आए उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उनका बहुत बहुत आभार। और यहाँ स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनकी टैलेंट हंट के लिए हम इसकी लगभग हर 6 महीने में एक बार किताबें जरूर आएंगे और उस पूरी टीम के साथ हम आकर के देखेंगे और यहाँ की जितनी भी इन लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उस प्लेटफॉर्म के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। इसी के लिए आपका आशीर्वाद बना रहेगा। धन्यवाद सर। श्याम नारायण चौधरी जी ने इटावा और अन्य भारतीय क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र के रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले थोड़े से हमें खटकते रहते हैं। वही उन्होंने बताया है कि कोई प्रथा कोई रीति रिवाज क्यों है, कैसी है, वो अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर चीज़ कुछ भौगोलिक परिस्थितियों से भी निर्भर करती है, ऐसा वहाँ का माहौल है, रीति रिवाज हिसाब से बदलते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि जावा उनका महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से और ज़्यादा उन्हें इस क्षेत्र से लगाव है। बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की सर ने, बहुत धन्यवाद सर को। अब मैं इस क्रम में डॉक्टर आशुतोष राय जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। सर आज की इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के संरक्षक आदरणीय प्राचार्य सर, संयोजक और आयोजन सचिव डॉक्टर रमाकांत राय सर, मंच पर उपस्थित अतिथिगण, श्रोता दीर्घा में उपस्थित विद्वत परिषद एवं प्यारे बच्चे, मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं संचालक महोदय का धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले मैं इस विषय को लेकर के उद्घाटन सत्र में आदरणीय प्राचार्य सर ने एक बिंदु दिया था, लोकल से ग्लोबल, और आदरणीय कुश चतुर्वेदी सर ने एक शब्द कहा, क्षेत्रीयता और अस्मिता की पहचान। इसको मैं थोड़ा और पीछे ले जाकर के कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आखिर क्षेत्रीयता की और क्षेत्रीय अस्मिता की पहचान की जरूरत, लोकल से ग्लोबल होने की जरूरत पड़ी थी। भारत में 1992 में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, एलपीजी का फार्मूला लागू किया गया, तो एक डर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्व ग्राम की संकल्पना में, ग्लोबल विलेज की संकल्पना में जो आर्थिक शक्तियाँ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं जिनके पास विश्व का एक बहुत बड़ा धन जिनके हाथ में संकलित हैं, वो अपने धन का प्रसार इस तरह न करें कि हमारा जो बहुसांस्कृतिक कलेवर है, हमारे भारत के जो बहुसांस्कृतिक कलेवर है, वो नष्ट होकर एक सांस्कृतिक कलेवर में, एक आयामी सांस्कृतिक कलेवर में न ढलता है। और ये डर कहीं न कहीं सच भी साबित हुआ। कैसे? उसको हम एक उदाहरण से समझें। आज से 25 साल पहले जब उदारीकरण शुरू हो रहा था और नई नई जो कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता कंपनियां आनी शुरू हुई थी, पेप्सी, कोका कोला, उसके पहले जाइए तो हम जब गांव में जाते थे तो हमें पीने के लिए शिकंजी, नींबू शरबत, पूर्वांचल में जाएंगे तो सत्तू का घोल, मट्ठा, दही की लस्सी, ये सब दिया जाता। उसके बाद कोका कोला के एक विज्ञापन आया आमिर खान का, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जिसमें वो कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला।
अब आप देखिए कि कितना बड़ा विमर्श रचा गया। ठंडा मतलब नींबू पानी शिकंजी नहीं, ठंडा मतलब मट्ठा नहीं, ठंडा मतलब लस्सी नहीं, ठंडा मतलब सत्तू घोल नहीं। इन सबको प्रतिस्थापित करते हुए ठंडा मतलब कोका कोला। और आज आप सारे घरों के रेफ्रिजरेटर को खोलकर देखेंगे तो वहां पे आपको एक बोतल कोका कोला की या पेप्सी की जरूर दिखाई देगी। तो जिस तरीके से इन बहुसांस्कृतिक कंपनियों ने आक्रामक तरीके से, सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आक्रामक तरीके से मार्केटिंग करके नए नए विज्ञापन के पंचिंग सेंटेंसेज बनाए, उसने हमारे मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। आप ड्यू पी का सोचते हैं कि डर के आगे जीत है और आप खाई में अपनी बाइक उतार सकते हैं और आप जीत सकते हैं। ये हमें एक प्रलोभन देता है कि हम अगर इस तरह के ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करेंगे तो हम ये हो सकते हैं। मैं इस बात को क्यों ला रहा हूं? मैं इस बात को यहाँ पे इटावा से जोड़ना चाहूँगा। 7 सालों तक मैं बगल के जिले फिरोजाबाद में काम करता रहा और इटावा को केवल उसके राजनीतिक हलचलों की वजह से हम जानते रहे। और चूंकि मैं खुद पूर्वांचल का हूँ तो इटावा का परिचय हमारे लिए केवल इतना ही था कि वो यहाँ के 2 मुख्यमंत्रियों की कार्यस्थली रही है, जन्मस्थली रही है, अंशु। पहली बार आदरणीय कुश चतुर्वेदी सर के संबोधन में मैंने जाना कि इसका कितना पौराणिक महत्व है। यज्ञ आदि में प्रयुक्त होने वाले ईंटों का निर्माण इस क्षेत्र से शुरू हुआ, इसलिए इसको इष्टिकापुरी कहा गया। ये चीज हमारे लिए नई है। ये है लोकल को ग्लोबल करना। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस आक्रामक विश्व ग्राम की संकल्पना को हम लोग लेकर चल रहे हैं, हमारी क्षेत्रीयता किस तरीके से दबती चली जा रही है कि आज आप इटावा के किसी विद्यालय में जाकर के किसी बच्चे से पूछें कि इटावा का प्राचीन नाम क्या है, उसको नहीं पता है। मैं कुश चतुर्वेदी सर को हृदय से धन्यवाद देता हूं और कहीं न कहीं मैं कृतज्ञ हूं कि उनकी द्वारा मुझे इतनी बढ़िया जानकारी मिली आज इटावा के बारे में। हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम इस लोकल को ग्लोबल बनाएं। मैं गाजीपुर से हूँ, जिसको लौरी काशी कहा जाता है। गाजीपुर बेसिकली पहले गाजी क्षेत्र कहा जाता था, विश्वामित्र के पिता का क्षेत्र। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। जब तक हम अपनी क्षेत्रीयता की पहचान नहीं कर पाएंगे, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को हम नहीं उभार पाएंगे, तब तक हम गर्व के साथ किसी के सामने अपनी बात नहीं कर पाएंगे। हम वही कहेंगे जो दूसरा हमसे कहलवाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पावर है पैसे का, उसके पास पावर है एक आभासी आभा मंडल कायम करने का, जो हमारे पास नहीं है। अब इस कड़ी में हम थोड़ा और आगे चलेंगे। जैसा कि हमने उद्घाटन सत्र में सुना और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं, क्योंकि ये टेक्निकल सेशन साहित्य को समर्पित है और साहित्य का एक बड़ा नाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में वो बड़े थे, लेकिन साहित्य में उनको कम स्थान दिया गया है। किसी भी साहित्य के इतिहास किताब को उठाकर देखेंगे 2 से 3 लाइन के बारे में मिलता है। महाकवि गंग, जिसके बारे में आदरणीय कुश सर ने काफी काम भी किया है। मैं महाकवि गंग के बारे में बात करना चाहूंगा। इस इटावा की पैदाइश और इटावा कितनी स्वाभिमानी कवियों को जन्म दिया है और उनमें स्वाभिमान का अंश कितना है, इसको हम अगर गंग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग समझ पाएंगे। इनकी महत्ता को हम इस तरह समझ सकते हैं कि रीतिकालीन कवि भिखारी दास ने जब 2 महाकवियों का उल्लेख किया तो उन्होंने एक नाम तुलसी का लिया और दूसरा गंग का लिया। तुलसी गंग दुई भयो सुकवि के सरदार। सुकवियों के सरदार केवल 2 ही कवि हैं, एक है तुलसी और दूसरे हैं गंग। तो ऐसा क्या हुआ कि गंग हमारे साहित्य के इतिहास में केवल 2 से 3 पंक्तियों में सिमट गए। रीतिकाल के ढेर सारे कवि, मध्यकाल के ढेर सारे कवियों को हमने पढ़ा है और हमने गंग को क्लास 12 तक केवल इतना जाना कि हिंदी की पहली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कवि गंग है। ये हम क्लास 12 तक जानते रहे। जब हम बीए में आए और साहित्य का इतिहास पढ़ा तब 2 लाइन और हम पढ़ पाए कि अकबर के दरबारी कवि थे और समस्या पूर्ति बहुत अच्छा लिखते थे। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जान पाए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा कवि जो इस जमीन का है उसको क्यों स्थान नहीं मिल पाया?
हर स्वाभिमानी कवि को, जो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, उसको बहुत कम जगह दी जाती है, क्योंकि वह अपने राजा की उस तरह प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा इनके स्वाभिमान की। सर ने एक चर्चा की थी, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये राजा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जो मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह था राजा अकबर, उसके नवरत्नों में एक थे। और राजा टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। समस्या पूर्ति लिखने में अपने समय के सबसे बेजोड़ कवि माने जाते थे। समस्या पूर्तियां क्या हैं आप लोग शायद जानते हो, बस सूचना के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कवियों की जब गोष्ठी जमती थी तो उनके बीच समस्या एक उछाल दी जाती थी। एक कविता के, कवित्व के या दोहे के पद के एक चरण के रूप में एक समस्या उछाल दी जाती थी। कवियों को उस चरण को लेकर के पूरा का पूरा कवित्व रचना होता था। तो एक बार जो हम लोग सुनते हैं कहानी, पढ़ते हैं, एक बार महाराज अकबर ने समस्या पूर्ति उछाली और वो समस्या पूर्ति का अंतिम पद था कि सब मिल आस करें अकबर। हाँ, सब मिल आस करें अकबर की। अब जब समस्या पूर्ति का दौर शुरू हुआ तो सारे लोगों ने अकबर की विशाल महानता का वर्णन करते हुए अंत में सब मिल आस करें अकबर की जोड़ा, लेकिन गंग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लिए आस या विश्वास का एकमात्र पैमाना ईश्वर को माना। और सर अच्छे ढंग से समझा पाएंगे वो जो पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि लास्ट पंक्ति कहते हैं, जिनको हरि की परतीति नहीं ते आस करे अकबर की, तय आस करे अकबर की। मतलब जिनको हरि का विश्वास न हो वो अकबर पर विश्वास करे। ये सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुए और कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा जाता है, मान्यता है, मैं विश्वास के साथ नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने उनको हाथी के पैरों तले को चलवाने का आदेश दे दिया था। और जब वो अंतिम समय सभा को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने एक दोहा कहा था, और वो दोहा हमारे मन में सिहरन पैदा कर देता है कि कैसे एक स्वाभिमानी कवि जब मृत्यु की तरफ जा रहा है तो उसके मन में डर नहीं। वो कहता है, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सकल सभा प्रणाम करी, विदा होत कवि कवि। ये उस गंग की महानता है जो जिसको पता है कि वो मरने वाला है लेकिन गिड़गिड़ाता नहीं है। ये पहला स्वाभिमान हम देखते हैं जो एक कवि के मन में पैदा होता है। और कहीं न कहीं ये परंपरा हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पैदा हुए रहे कवि थे उनके भीतर उस प्रेरणा स्रोत के तौर पे हम उनको जोड़ सकते हैं। ये स्वाभिमान के साथ साथ एक और बिंदु मैं छूना चाहूंगा गंग की, वो है उनका भाषिक सौंदर्य। ब्रजभाषा के कवि थे और ये लगभग एरिया ब्रज क्षेत्र में आता है, क्योंकि इटावा बोलियों का जंक्शन भी है, उधर से मुंदेली चली आती है। अभी सर ने बताया कि एक गांव है जहाँ के 800 परिवारों ने अवधि को संरक्षित कर रखा है, तो अवधि भी है, मुंदेली भी है, इधर से कन्नौजी भी चला आ रहा है। मूलतः हम मान कर चलते हैं कि ये ब्रज भाषा है। और रीति काल में चूंकि ब्रज एक बोली न रहकर के भाषा बन गई थी अपने भौगोलिक विस्तार के कारण, तो उस ब्रज भाषा की प्रखरता को हम उनके समस्या पूर्ति से देखने की कोशिश करेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सार्थक और निरर्थक। और जब निरर्थक शब्द भी किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अर्थ देने लगते हैं तो शब्द शब्द न रहकर के पद बन जाते हैं। एक समस्या पूर्ति रखी गई थी और उस समस्या पूर्ति का अंतिम पद था थननम थननम थननम। तो अब ये समस्या पूर्ति कैसे पूरा करते हैं गंग, और मैं इसे खननम शब्द पर आऊंगा। तो पूरे के इस लास्ट पद को, लास्ट चरण को जोड़ते हुए उन्होंने एक कविता रचा और कविता कुछ इस तरह था, करिके जो श्रृंगार अटारी चढ़ी, मनोलालन के हियरा बह क्यों,
सब अंग सुबास सुगंध लगाए के, बास चहु दिसी में मह क्यों, करते एक कंगन छूटी पर्यों, सीढ़ियां 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 बह क्यों, कवि गंग भनय एक शब्द भयो, ठननम 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 ठन क्यों। समस्या कोटि इस तरह थी कि ठननम 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 ठन क्यों पर एक कवित्र रचा जाना है। अब उसको कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक कवित्र में ढाला है कि एक नायिका है जो अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार करके अटारी पर चढ़ जाती है और अपने सारे अंगों में सुगंध लेपन करके जब वो चढ़ती है तो जो नायक है उसका मन विचलित होने लगता है, उसका मन लहकने लगता है। और इसी बीच क्या होता है कि उस नायिका के हाथों से उसका कंगन निकल जाता है और वो सीढ़ियों पर आवाज करते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद गिरती है। और उस आवाज को, उस ध्वनि को पकड़ करके गंग कहते हैं कि कवि गंग भनय एक शब्द भयो, ठननम 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 ठन क्यों। अब आप सोचिए कि ठननम शब्द का कोई अर्थ आपको किसी भी भाषा के कोश में नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो इस कवित्व में आता है तो हमारे सामने इतना सुंदर वो बिंब पैदा करता है, एक ध्वनि बिंब पैदा करता है कि जैसे हम महसूस कर रहे हैं कि उस नायिका के हाथों से वो कंगन निकल गया है और वो सीढ़ियों पर ठनन 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 शब्द करते हुए गिर रही है। ये होता है शब्दों को उचित जगह प्रयोग करके अर्थ को विस्तारित करना। ठनन शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं, लेकिन एक बेहतरीन प्रयोग के साथ किस तरीके से ध्वनि बिंब का एक सजीव चित्रण किया जा सकता है, ये हम गंग की कविता में देख पाते हैं, गंग के इस कवित्व में देखते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है गंग पर, समय का अभाव भी है क्योंकि दूसरे वक्तागण भी हैं, कई सेशन भी चलना है, बातें करने के लिए बहुत हैं। और हमारे बीच आदरणीय कुछ चतुर्वेदी सर हैं जिन्होंने विशेष काम किया है गंग पर, और हम सबका सौभाग्य होगा जब अगले किसी सेशन में हम उन पर गंग पर विशेष रूप से कुछ सुन पाएं। मैं व्यक्तिगत रूप में चाहूंगा कि सर कुछ गंग पर बात करें, क्योंकि एक इतने बड़े महान कवि को हम छोड़ देते हैं इतिहास, साहित्य का इतिहास पढ़ते समय। कहीं किसी भी कोर्स में, किसी भी क्लास के कोर्स में गंग का एक पद तक नहीं दिया गया है। इतनी नाइंसाफी क्यों हुई है? शायद हम एक अलग परिचर्चा अगर गंग पर करें तो शायद कुछ बातें उभर कर सामने आ सकें। आज के इस अवसर पर मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आयोजक मंडल का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा जो लोकल से, जो इटावा को लोकल से ग्लोबल बनाने की है, मुहिम के तहत चलाई जाए और इटावा के बारे में हम और बेहतर ढंग से जान पाएं। धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि विज्ञापन के दौर में किस तरह से हमारी जो स्थानीयता है, स्थानीय चीज़ें हैं, वो कैसे खोती जा रही हैं, और इसका उदाहरण भी दिया ठंडा मतलब कोका कोला। मैंने भी एक विज्ञापन देखा है, इसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं चलो कुछ मीठा हो जाए, वो चॉकलेट दिखाते हैं, जबकि भारत इतना बड़ा छंद है, अगर आप नाम नोट करने बैठ जाएंगे तो लगभग 2,500-3,000 मिठाइयों के नाम नोट हो जाएंगे। उसमें जो एक विदेशी मिठाई है, हालांकि हमने अपना ली है तो हमारी हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से विदेशी है, आप उसे खिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि 2,000-3,000 की लगभग हमारे भारत में कम से कम इतनी मिठाइयाँ तो बनती ही होंगी। तो इसी तरह से यही खतरे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि जो हमारा जो लोकलिटी होती है, लोकल विशेषताएँ होती हैं, वो समाप्त होने लगती हैं। सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अगले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजू यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया वो अपने विचारों से संगोष्ठी को अवगत कराने का कष्ट करें। संगोष्ठी के आयोजक
रमाकांत जी, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं नमन करती हूँ। इटावा ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर अनेक साहित्यकारों ने जन्म लिया और हमें गर्व होता है कि इस पावन भूमि में मुझे भी अपनी सेवा का अवसर मिला। रीतिकाल, इसी क्रम में रीतिकाल के कवि महाकवि देव आते हैं, जिन पर जो मेरा शोध का विषय भी है। मैं महाकवि देव पर ही आप सभी को महाकवि देव पर कुछ अपना वक्तव्य दूंगी। तुलसी शशि पुण्य सूर कवि केशव उड़ उपमान पै भाषा मैं देव कवि केवल देव समान। हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास और चंद्रमा गोस्वामी तुलसीदास तथा नक्षत्र सदृश आचार्य केशव के साथ महाकवि तुलसीदास, आचार्य केशव के साथ महाकवि देवदत्त की तुलना करते हुए विश्वबंधु ने कहा था कि देव वह वेवमंडल है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र आदि सभी अपनी कक्षा में घुमा करते हैं। रीतिकाल हिंदी का एक सशक्त एवं आकर्षक युग माना गया। देव कवि का रीतिकाल में एक विशिष्ट स्थान है। वे सबसे अधिक व्यापक अनुभव के कवि हैं। एक ओर वे लौकिक श्रृंगार में डूबे तो दूसरी ओर घोर विरक्त में। एक ओर वे यदि तुलसी जैसे संत कवियों के समकक्ष हैं तो दूसरी ओर सूर्य के काव्य की झलक भी मिलती है। महाकवि देव रीतिकाल के ऐसे समर्थ कवि हैं जिन पर संपूर्ण हिंदी काव्य साहित्य गर्व करता है। हिंदी साहित्य की विद्यार्थी होने के कारण रीतिकाल मेरा प्रिय काल रहा है। रीतिकाल में भी देव को पढ़ते समय मुझे सदैव ये लगता रहा कि देव की काव्य प्रतिभा अप्रतिम है। जब मुझे सेवा का अवसर देव की जन्मभूमि इटावा जिले में मिला तो फिर स्वाभाविक था कि यह आकर्षण और भी बढ़ गया। एक शोधार्थी के रूप में जिज्ञासा भाव सदैव मेरे केंद्र में रहा। देव कवि को भी इसी दृष्टि से जानना मेरे लिए रुचकर रहा। महाकवि देव का जन्म इटावा नगर के मध्य स्थित लालपुर मोहल्ले में श्री बिहारी लाल दुबे के घर में हुआ था। ये कानपुर ब्राह्मण काश्यप गोत्रीय द्विवेदी वंश परंपरा से संबंधित थी। उनकी पत्नी कुसमरा की थी। देव यदि इटावा में अवतरित हुए तो कुसमरा में पंचतत्व को प्राप्त हुए। अतः इटावा और कुसमरा दोनों ही स्थानों के लोगों का उन पर अधिकार है। इसे प्रकट करना सार्थक है। देव उस 18वीं शताब्दी के कवि हैं जिसमें सब कुछ बिखर रहा था। साम्राज्य टूट रहे थे, सामंत उभर रहे थे, भक्ति बाह्यचार में चली जा रही थी। मानव को कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही थी। संबंधों में अविश्वास था। ऐसे समय में भक्ति युग के बाद मानवीय मूल्यों की परीक्षा का जिन्हें अवसर मिला, उन्होंने इन्हें कवि होकर परखा, अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखी, सजगता बरती, मनुष्य को जोड़ने वाले व्यापार की सूक्ष्म आत्मकता की पहचान कराई और आस्तिक भाव की धुरी संभाल रखी। देव का जीवन संघर्षमय रहा। जिस समय महाकवि देव की कविता मरीच मालिकाएं दिगंतों को धवलित कर रही थी, उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर मुगल कुल धूमकेतु औरंगजेब, इनके तृतीय पुत्र का नाम आजम शाह था। वह बड़ा गुणज्ञ, वीर एवं साहित्य अनुरागी था। कविवर देव को ऐसे ही आश्रयदाता की तलाश थी। देव ने उनका आश्रय ग्रहण किया। विभिन्न उत्थान पतन के चलते अनेक परिवर्तन हुए। औरंगजेब की मृत्यु हुई, युद्ध में आजम शाह भी मारे गए। देव का संपर्क दिल्ली दरबार
दरबार से छूट गया। दूसरी आश्रयदाता के रूप में इन्हें भवानी दत्त वैश्य मिले, जिनके नाम पर इन्होंने भवानी विलास लिखा। कुछ समय बाद देव इटावा के शुभ कर्ण सिंह के पुत्र कुशल सिंह के यहाँ गए और उनके नाम से कुशल विलास लिखा। उन्हें कोई ऐसा स्थायी आश्रयदाता नहीं मिला जो उनकी भौतिक आवश्यकताओं से उन्हें मुक्ति दिला पाता। अत्यंत वृद्धावस्था तक उन्हें आश्रयदाता की तलाश में छोटे बड़े राजाओं नवाबों के दरबार में भटकना पड़ा। देव राजश्री अवश्य थे, पर किसी की प्रशंसा या चाटुकारिता उन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा भी है, अपनी बड़ाई जा ही भावे सो हमें न भावे, राम की बड़ाई सुनी देव गो सुध देव। परंतु तत्कालीन परिवेश के कारण अन्य दीर्घकालीन कवियों की भांति इन्हें राजाओं की प्रशंसा में करके छंद लिखने पड़े, जिसकी पीड़ा इन्हें कष्ट देती रही। उनकी इस पीड़ा को व्यक्त करता हुआ एक अत्यंत मार्मिक छंद प्रस्तुत है। देव जिए जब पूछो तो पीर को पीर कबू लही आवत नाही, सो सब झूठ मते मत सो बस मौन सोई सही आवत नाही, वे नद संग तरंग निकय पर फेर भयो गही आवत नाही, चाहे कहियो बहुतेरो कछुते कहा कहीं आवत नहीं। कविदेव एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। उन्होंने ब्रजभाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी। उन्हें 72 ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। अब तक उनके कतिपय ग्रंथ भी उपलब्ध हो पाए हैं। भवानी विलास, सुमिर विनोद, कुशल विलास में आश्रयदाताओं के जीवन से संबंधित छंद मिलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में भावविलास जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की और 94 वर्ष की अवस्था में सुख सागर तरंग ग्रंथ के माध्यम से श्रृंगार रस एवं नायिका भेद को सबके समग्र रूप को प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी उम्र में ग्रंथ का सफल निर्वाह करना कम प्रशंसनीय नहीं। देव का प्रौढ़तम ग्रंथ शब्द रसायन है, जिसमें उनके आचार्य रूप और कवि रूप दोनों के भव्य दर्शन होते हैं। प्रचुर रीति ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने संगीत संबंधी ग्रंथ राग रत्नाकर श्री कृष्ण के चरित्र पर 150 छंदों का लघु खंड काव्य देव चरित्र, प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर रचित पद्मय दार्शनिक नाटक, देव माया प्रपंच नाटक, जगत दर्शन, आत्मदर्शन, तत्वदर्शन और प्रेम पचीसी जैसी कृतियां भी लिखी। काव्य भाषा की उत्कृष्टता अपकृष्टता का आकलन उसके विविध आयामों के आधार पर होता है। काव्य में प्रयुक्त शैली, भाषा, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, छंद, शब्द, शक्तियां काव्य भाषा के आयाम होते हैं। हमारे कवि देव के काव्य में उपयुक्त आयामों का पूर्णता निर्वाह हुआ। सूर, तुलसी, केशव, भूषण, बिहारी की भांति कवि देव की भाषा में भी ब्रज भाषा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ब्रज भाषा में इनका यह छंद द्रष्टव्य है, जिसका एक एक शब्द कर्णप्रिय एवं सार्थक है। देखिएगा कि पावे पायल नुपुर मंजु बजे, कट किंकिर में धुनी मथुराई, सांवरे अंग लसे पट पीर, ये गुलसी बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हसी मुख चंद जो भाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल्भ देव सहाय। काव्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि कवि के भाव स्वतः ही प्रकट हो जाए, पाठक को लेखक या कवि के भाव तक पहुंचने में अल्पम समय लगे। ऐसी काव्य भाषा को उत्तम काव्य भाषा कहा गया है। ऐसी काव्य भाषा को हमारे कवि देव ने अपने काव्य में प्रयोग किया। काव्य में शब्दों के संगत संतुलित उपयोग को ही शैली का आधारभूत तत्व माना गया है। शैली को प्राचीन कवियों ने गीत की संज्ञा दी। हमारे कवि देव ने 12 रीतियां, 8 श्लेष, प्रसाद, सम, मधुर, भाव, सुकुमार, अर्थव्यक्ति, समाज, कांत, ओज और उदार इन रीतियों का सफल प्रयोग किया है। अलंकार काव्य भाषा को सौंदर्य प्रदान करते हैं। देव की काव्य में अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। कवि ने 39 अलंकार माने। मुहावरों की चाशनी से यदि किसी वाक्य को प्रयुक्त किया जाए तो उसका महत्व एवं उसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। कवि देव ने
लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरों का सबसे अधिक प्रयोग किया है। छंद भावोद्रेक तथा भावों की तीव्रता प्रदान करते हैं। कवि देव ने वर्णिक मात्रिक सभी छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने घनाक्षरी में 33 वर्णों की एक नवीन घनाक्षरी की उद्भावना की, जो नवीनता के कारण देव घनाक्षरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस निरूपण में रस निरूपण में रीतिकालीन कवियों के मध्य देव का स्थान उच्च होता है। देव ने रीतिकालीन परिवेश के अनुसार श्रृंगार को विशेष महत्व दिया। श्रृंगार के संबंध में देव की अपनी मान्यताएं हैं, जिनकी महनीयता उन्होंने अपनी सशक्त वाणी का वियोग करते हुए तर्क पुष्ट प्रमाणों द्वारा यथास्थल प्रस्तुत भी किया है। आज जो हिंदी साहित्य का विशुद्ध भंडार हमें प्राप्त है, वह ध्वनि परिवर्तन के कारण ही प्राप्त है। कविदेव ने स्वरों व्यंजनों में आगम लोक विपर्य का पूर्णतः निर्वाह किया है। देव का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध एवं विशद है। कवि के काव्य में तत्सम तद्भव विदेशज आंचलिक शब्द सुंदर एवं सार्थक है। रीतिकालीन शास्त्रीय परंपरा को मूल प्रेरणा संस्कृत काव्य शास्त्रों से ही मिली। देव ने रीतिकालीन कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना की। उसमें उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पूर्ण रूप से पालन किया। देव ने नायिका भेंट उतने किए जितने किसी अन्य कवि ने नहीं किए। उनकी इन्हीं सब विशेषताओं को देखकर मिश्र बंधु ने उन्हें हिंदी का मम्मट कहकर आचार्य पद से विभूषित किया। जब हम प्राचीन अथवा देव के पूर्ववर्ती कवियों से कवि देव की तुलना करते हैं, तो स्पष्ट ही हम पाते हैं कि देव की मौलिक विवेचना केशव आदि कवियों से भी श्रेष्ठ है। देव प्रतिभावान कवि थे, उनमें आचार्यत्व के गुण व विशेषताएं थी। पूर्ववर्ती कवियों में यद्यपि उन्हें सम्मानीय पद नहीं मिला, परंतु परवर्ती कवियों ने उनको आदरणीय पद प्रदान किया। उनकी कार्य प्रतिभा को परखा। यही नहीं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, मुखारीदास, बेनी प्रवीण, पद्माकर जैसे कवियों ने उनकी मौलिक उद्भावनाओं भावों को ग्रहण करने का साहस भी किया। देव की प्रशंसा करने वालों में मिश्र बंधु भागीरथ मिश्र ही नहीं थे, अपितु शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह भी हैं। देव के विषय में उनका मत है, यज्ञ महाराज अद्वितीय, अपने समय के हाम मम्मट के समान भाषा काव्य के आचार्य हो गए। शब्दों में ऐसी समाई कहाँ है जिनमें इनकी प्रशंसा की जा सके। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपने अनुकूल परिवेश वातावरण मिलना बहुत कम संभव होता है। देव ने अनुकूल परिस्थिति की तलाश करते हुए विभिन्न संघर्षों को झेलते हुए हिंदी साहित्य को जो साहित्य संपत्ति दी है, वह अमूल्य और अक्षय है। देव अपने काल के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं आचार्य थे। धन्य है यह इटावा नगरी जहाँ देव जैसे कवि पैदा हुए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो मुझे यहाँ पर अपना वक्तव्य पेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने इटावा जनपद के महाकवि देव की सैनिक और काव्यशास्त्र संबंधी सिद्धांतों पर बहुत विस्तृत चर्चा की। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी और प्राध्यापक हैं, वो महाकवि देव की महत्व से भली भांति परिचित हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात आती है, देव कहीं नहीं मिलते हैं। मैं पढ़ा हूँ, हिंदी से मैंने PhD कर दी है, लेकिन प्राथमिक परीक्षाओं से लेकर इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और आगरा यूनिवर्सिटी में कहीं भी देव नहीं थे। MA यहाँ तक कि मैंने नेट का जो सिलेबस है पुराना, इंटरमीडिएट में काव्यालय में आज भी है, 20 साल पहले हो सकता है सर, मुझे ध्यान ना हो। आप साइंस के विद्यार्थी रहे जी, इंटर तक साइंस की, लेकिन हिंदी तो वहाँ पढ़ाई जाती है। मैं इसीलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और सिविल सर्विस, चाहे UPPCS हो या IAS हो, देव केवल मिलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। स्वतंत्र कवि या उनकी कविताएं कहीं नहीं आती है इस मामले में। जहाँ पर व्याख्या खंड आता है वहाँ नहीं होता है। मैडम ने इसमें बहुत अच्छी जानकारी
उपलब्ध करवाई। अगले क्रम में मैं डॉक्टर अंकिता यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सर के भी भेजते दोनों भेजे थी नहीं प्रिंसिपल सर की बात कर रहे हैं। प्रेम और संवेदना की कवि गोपाल दास प्रिंसिपल सर को भेज दी थी और आपको भेजी और कहीं नहीं भेजी। इटावा जनपद के देख लीजिए मैं दिखा कौन काव्य प्रतिभा छिपी पड़ी है। इस काव्य प्रतिभा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना तथा हिंदी जगत में उनका स्थान नियत करना शोध पत्र का प्रमुख विषय है। इसी स्थान को वहाँ के लोग अपनी प्रतिभा और कार्य से विशेष बनाते हैं। यही कारण है कि इटावा जनपद को साहित्य की महान विभूतियों ने अपने रचनात्मक कौशल द्वारा अमर कर दिया। हिंदी साहित्य में इटावा जनपद के जिन महान साहित्यकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उससे निश्चित ही एक सुखद अनुभूति होती है। इसकी एक वजह यह है कि इटावा की धरती विभिन्न कवि साहित्यकारों की जन्मभूमि है, जिनमें अकबर के दरबारी कवि गंग से लेकर बाबू गुलाब राय और प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का नाम अग्रगण्य है, जिन्होंने साहित्य जगत में अपना परचम लहराया। उनका साहित्य किसी क्षेत्र विशेष में सीमित न होकर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ता है। उनकी रचनाएं कालजयी हैं जो अपनी प्रासंगिकता को बरकरार किए हैं। नीरज जी हिंदी साहित्य का वह चेहरा है जिसे लोगों ने खूब सराहा। उनके गीतों को हर पीढ़ी ने गुनगुनाया। वे प्रेम के कवि थे। उनकी कविताओं और गीतों में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम ही ऐसा भाव है जो मानव को मानव से जोड़ता लगता है। प्रेम ही इस जीवन का मूलाधार है। बिना प्रेम के जीवन में कोई गति नहीं। इसीलिए वे स्वयं कहते हैं, आज भले तुम कुछ भी कह दो, हर कल सारा विश्व कहेगा नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था बस प्यार है। प्रेम की महत्ता को उन्होंने कई जगह कविता के माध्यम से व्यक्त किया। वे व्यक्ति के प्रेम की पक्षपाती थे। जनमानस की दृष्टि में वे मानव के अन्यतम गायक थे। उनकी रचनाओं की शुरुआत प्रेम से होती है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में प्रेम और दर्द बखूबी से होता है। किसी भी कवि साहित्यकार की योग्यता का कारण इसका साहित्य होता है, जहाँ पर वह पाठक या श्रोता के मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। नीरज का साहित्य भी ऐसा ही था जो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के ध्यान का था। उनका साहित्य प्रत्येक मनुष्य के मन की गहराइयों को छूता है और उस पर राज करता है। यही उनकी लोकप्रियता का केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि रामधारी सिंह दिनकर उन्हें हिंदी की वीणा मानते हैं, क्योंकि हिंदी जगत को नीरज ने अपनी लेखनी से एक नया आयाम दिया है। इसमें एक और प्रेम है तो दूसरी ओर विछोड़ की पीड़ा। इस प्रेम से विछोड़ की पीड़ा ने कवि को कवि हृदय दिया। इससे सारा हिंदी जगत जगह के मान। एक जगह वे लिखते हैं, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। नीरज जी अपने ग्राम्य जीवन से लेकर फिल्म जगत तक का सफर करते हैं। बम्बई के फिल्म जगत ने गीतकार के रूप में नई उम्र नई फसल गीत लिखने का निमंत्रण दिया, जिससे उन्हें फिल्म जगत में खूब ख्याति प्राप्त हुई। लंबी गीतात्मक कविताओं में एक स्मृति होती है। यौवन का प्रेम बिछोड़ की लंबी कविताओं की विशेषता होती है। यही कारण था कि उनकी कविताएं हर वर्ग की जुबान पर सुनने मिलती हैं। यही कारण है कि उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सन 1970 में काल का पहिया घूमे हुआ फिल्म चंदा और बिजली पर उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। नीरज जी ने अपनी कार्य प्रतिभा और अपने गीतों कविताओं के माध्यम से स्वयं को मुकाम हासिल किया है। साथ ही इटावा जनपद का नाम उन्हें देश विदेश तक पहुँचाया। अपनी साहित्य लेखन के कारण भी उन्हें कई पुरस्कार का सम्मान दिए गए। विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान 1991 भारत सरकार, यश भारती पुरस्कार 1994 लखनऊ द्वारा, पद्म भूषण सम्मान 2007 भारत सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। गोपाल दास नीरज की कविताएं देश के जनमानस की गरीबी लाचारी को व्यक्त करती हैं। यह सत्य है कि किसी भी रचनाकार को समझने के लिए इसका
हम देखते हैं कि नीरज जी बहुआयामी प्रतिभा के कवि साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपनी जन्मभूमि इटावा का मान तो बढ़ाया ही, साथ ही विश्व में इटावा जन्म को अमर कर दिया। एक व्यक्ति का अपनी मातृभूमि के प्रति क्या योगदान हो सकता है, इसे गोपाल दास नीरज के माध्यम से बखूबी समझा जा सकता है। कविता में बहुत ज्यादा होता है, बिना प्रेम की कविता नहीं लिखी जा सकती है। अब मैं पहला हाँ सर, वो प्रेम ही होता है योग। मैं इस तकनीकी सत्र के अंत में इस कार्यक्रम के सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अच्छे विचारों और ज्ञानपरक विचार ज्ञान से हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें। अमित जी, इस साहित्यिक सभा में विद्यमान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित दूरदर्शन से आए श्री श्याम नारायण चौधरी जी, मित्र आशुतोष राय जी, डॉक्टर मंजू यादव जी, अमित जी, इस सत्र में अपना पत्र प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर अंकिता यादव जी, इग्लू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी सर, इस सुव्यवस्थित और कम समय में इतने अच्छे आयोजन को करवाने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा करने वाले इस महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, अति ऊर्जावान और अपनी साहित्यिक पहचान से युवा जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले मित्र डॉक्टर रमाकांत राय जी, इस महाविद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षकगण, सुधीजन, विद्यार्थियों, भोजन के पहले का सत्र है, 3 बजने वाले हैं और आप सब और भोजन के बीच में मैं बाधक हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि चर्चा इटावा के साहित्यिक परिदृश्य पे हो रही है और अभी यह संयोग था या सुचिंतित व्यवस्था थी कि इटावा से जुड़े हुए महाकवि देव, रीतिकाल के बड़े कवि गंग और आधुनिक काल के एक बड़े सम्मानीय कवि नीरज जी पर एक वक्तव्य आ चुके हैं। एक नाम जो छूट रहा है, जिससे इसमें चर्चा होनी चाहिए थी और मैं अभी बचा हुआ हूँ, वह नाम है राजा लक्ष्मण सिंह का। लक्ष्मण सिंह का नाम जब लिया जाता है तो आज के साहित्यिक फैशन में उनके नाम के साथ यह जरूर जोड़ दिया जाता है कि वे कट्टरवादी या संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे और उनके बरक्स भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले जिनका नाम राजा लक्ष्मण सिंह के साथ लिया जाता है, राजा शिव प्रसाद सिकारे हिंद, इनकी जो भूमिका है, जो गंगा यमुनी तहजीब के साहित्य को रचने वाली भूमिका है, उसमें लक्ष्मण सिंह के पक्ष को कमजोर बता करके मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय होता है। 3 कवियों के पक्ष आ गए हैं, मेरा निवेदन लक्ष्मण सिंह जी के पक्ष पे होगा। मैंने जितना ब्रज की संस्कृति को समझने की कोशिश की, उसमें हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह स्पष्टतया महसूस हुआ है कि यह जो ब्रज की संस्कृति है, प्रतिपक्ष की बात करने वाली संस्कृति है।
प्रतिपक्ष का पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। प्रायः इतिहास पक्ष बनते हैं, सरकारें बनती हैं, राजा बनते हैं। राजा के दरबार में रह करके भी कई बार प्रतिपक्ष बनना और कई बार उनके समानांतर एक सत्ता को खड़ा करना। इस विषय पर अगर ब्रज की संस्कृति को देखने की कोशिश की जाए तो मुझे बार बार जो एक महत्वपूर्ण नाम पहले नाम के रूप में याद आते हैं, वो नाम वल्लभाचार्य का आता है। आप सबको पता है दक्षिण के थे, बनारस में पढ़े लिखे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो इस ब्रज क्षेत्र में आए तो उन्होंने कार्य के स्तर पर प्रतिपक्ष की बात की। वह बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं संकेतों में उस बात को कहकर, आपको पता है आपके बगल में जो बहुत बड़ा महानगर है जिसका नाम आगरा है, और आगरा के पास या किसी भी बड़े महानगर के पास 100-150 मीटर के रेडियस में जो नगर पड़ते हैं उनका विकास उस नगर के कारण प्रायः रुक जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले जिन्होंने इसको अलग पहचान दिलवा दी। लेकिन आगरा के निकट मथुरा में जब वल्लभाचार्य आए और उन्होंने उसके पहले बनारस में साहित्य रचते समय मलक्षों के आक्रांत से देश में जो स्थिति आई है उसकी बात कर दिया था, तो कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में, यहाँ बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े संकोच के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुगल सत्ता का केंद्र आगरा था, उन्होंने मथुरा में मथुरा को युगल सत्ता का केंद्र बनाया, मंदिर की स्थापना की। जिस प्रकार से वहां पे मुगल राज दरबार में सुबह जागने का, फिर भोजन का, फिर दोपहर के विश्राम का, शाम को गीत नृत्य संगीत का, रात के समय का, 8 दिन में चारों प्रहरों को 8 प्रहर में जैसे 8 भागों में बांट करके जैसी महलों में व्यवस्था चलती थी, उन्होंने अपने मंदिर में उसी प्रकार से अष्टायाम भक्ति 8 प्रकार से, सुबह का कब कीर्तन होगा, कब कलेवा होगा, कब विश्राम होगा, कब भगवान का स्नान होगा, एक समानांतर सत्ता खड़ा करने की कोशिश की। और उनके शिष्य परंपरा में जो लोग आए आगे चल के हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा के वे श्रेष्ठ लोग हैं। आपने अभी गंग के बारे में सुना कि राज दरबारी होते हुए भी उन्होंने किस तरह से अपने पक्ष को झुकने नहीं दिया और बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात को राजा अकबर के सामने या कभी भी रखते रहे। बताया जाता है, अभी चर्चा की गई कि किस प्रकार से उनको हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया। एक बात अभी आती है, जब हम अंग्रेजों के समय में आते हैं, देव के बारे में तो चर्चा हुई ही। जब मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न का सृजन किया तो उन्होंने जब हिंदी के 9 रत्नों की गणना की तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व देव को दिया। देव के ऊपर उन्होंने जो 2 नाम लिखे हैं, महात्मा तुलसीदास और महात्मा सूरदास, वो कहते हैं मिश्र बंधु कि ये 2 नाम हमने ऊपर इसलिए लिया कि वो केवल कवि नहीं थे, महात्मा भी थे, तो उनको ऊपर रखने का कारण उनका महात्मा होना है, ऐसा मिश्र बंधु मानते। और देव को हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में फिर एक विमर्श चला द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के समय में। आप सबको पता ही है कि देव बड़े कि बिहारी बड़े, मतलब जावा को इस बात का गर्व लेना चाहिए कि हिंदी के सबसे बड़े कवि एक दौर में जो माने जाने वाले थे उसमें देव का नाम भी लिया जाता है। अब उसके बाद आपको पता है जब देव और गंग लिख रहे थे उस समय हिंदी की भाषा जो सबसे प्रमुख हिंदी की बोली भाषा के रूप में चल रही थी वो ब्रज भाषा थी, और दरबारों में अब उर्दू भी आ चुकी थी। उर्दू में भी शेर व शायरी, इश्क और हुस्न की बातें होने लगी थी। प्रायः आलोचक हिंदी कविता से उर्दू कविता की तुलना करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार से दोहा 2 पंक्तियों का छंद है हिंदी में, उसमें प्रेम और मोहब्बत की, वियोग की और श्रृंगार की बातें हो रही थी, उसी तरह से उर्दू में भी 2 पंक्तियों के शेर नामक छंद में इश्क और हुस्न की बातें चल रही थी। मतलब अभी हिंदी और उर्दू की बात
समानांतर जैसी थी, हिंदी थोड़ी आगे थी। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आता है और अंग्रेजों द्वारा भारत में एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, उस समय स्थिति बदलती जाती है। आपको पता है गारसा दतासी को हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। गारसा दतासी हिंदी के बड़े विरोधी थे। इतिहास उन्होंने लिखा, मैं उनका उदाहरण लेकर अपनी बात करूंगा, मैं केवल लफाजी नहीं करूंगा, 2-4 उदाहरण मैं आपके सामने रख के अपनी बातों को निवेदित करूंगा। अभी चर्चा हुई कि यहाँ पे उप जिलाधिकारी की भूमिका में एक लंबे समय तक राजा लक्ष्मण सिंह थे और यूं जिलाधिकारी की भूमिका में थे। अब सत्ता से जुड़े रहकर भी लक्ष्मण सिंह को यह महसूस हुआ होगा कि वह हिंदी, और केवल इतना ही नहीं, आगरा उस समय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि सन 1800 से लेकर के और अगले 50 वर्षों तक किस प्रकार ईसाई मशीनरियों के द्वारा आगरा में छापे खाने खोले गए और पर्चे निकाले गए, धर्म ग्रंथों का, ईसाई धर्म ग्रंथों का अनुवाद हुआ और उनको प्रसारित किया गया। एक तरफ हिंदी में हो रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजी शासन सत्ता से पोषित लोगों के द्वारा हिंदी को उर्दू से कमतर आंकने की बात कही जा रही थी। सबसे पहले मैं गारसा दतासी दो अंग्रेजों के, एक और बात ध्यान दिला दूं, गारसा दतासी अंग्रेज नहीं थे, फ्रेंच थे। आप जानते हैं कि भारत को उपनिवेश 16वीं शताब्दी में भारत में केवल अंग्रेज नहीं आए थे, फ्रेंच भी आए थे। दोनों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की, दोनों ने यहाँ व्यापार करने की कोशिश की। अंग्रेजों की कुटिलता के आगे फ्रेंच पानी भरने लगे और भाग गए। लेकिन सत्ता के स्तर पर यद्यपि उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, लेकिन विचार के स्तर पर दोनों लगभग एक बातें कह रहे हैं। गारसा दतासी हिंदी के बारे में कहते हैं कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुषांगिक विधान हैं। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की शिक्षा की विशेषता पाई जाती है। मतलब वह केवल हिंदी के विद्वान नहीं थे, इस्लाम से ईसाइयत के संबंध को जोड़ते हुए हिंदू धर्म की तुलना में हिंदी को हिंदुओं की भाषा कह करके इस्लाम से ईसाइयत की नजदीकी को भी बता रहे थे। एक जिस दूसरे अंग्रेज की धर्म की बात मैंने आपसे अभी कही थी, उनका नाम है बता रहा हूं मैं, हाँ, सन 1867 में संयुक्त प्रांत, ये जो उत्तर प्रदेश था कई प्रांतों को मिला के संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसमें शिक्षा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे एमएस हेवेल। हेवेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमएस हेवेल। वे कहते हैं यह अधिक अच्छा होता कि यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली जिसमें विचार प्रकट करने के लिए अभ्यास कराया जाता, जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। ये हेवेल कह रहे थे, जो उच्च शिक्षा विभाग के हिंदी क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी थे। मतलब, और सर सैयद अहमद खान का उस समय की राजनीति में एक बड़ा नाम था। उनके भी प्रभाव में आप जान रहे हैं, आप सबको पता है, कुछ नई बात मैं नहीं बता रहा हूं कि उर्दू जो थी, फारसी जो लिपि थी, वह अदालतों की भाषा थी और एक बहुत बड़ा काम किया। अभी बताया गया कि किस प्रकार से राजा लक्ष्मण सिंह ने अदालत के आदेश और हिंदी को वहां पे लाने की कोशिश की। तो राजा लक्ष्मण सिंह की अधिक ऊर्जा इस बात को खर्च करने में थी कि हिंदी भी, अब आप देखिए ब्रज भाषा के समय उर्दू ब्रज के
के करीब आने की कोशिश कर रही है। और जब आधुनिक हिंदी गद्य की शुरुआत हो रही है, उस आधुनिक हिंदी गद्य की शुरुआत के समय पूरा परिदृश्य ऐसे बनाया जा रहा है ढेर सारे विद्वानों के द्वारा कि जो हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है, उसके पास भाषा के विचार के वहन की उतनी अच्छी क्षमता नहीं है। इसलिए उर्दू और फारसी, उर्दू से भी गुरेज नहीं है, राजा लक्ष्मण सिंह को भी बहुत गुरेज नहीं है, उनको गुरेज ज्यादा फारसी और अरबी के ज्यादा शब्दों के प्रयोग से। और उन्होंने यह सोच करके संस्कृत के महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की, रघुवंशम की और भी कृतियों का अनुवाद किया और अनुवाद करके यह दिखाया कि अच्छी हिंदी गद्य भी बिना फारसीपन लिए हुए, बिना अरबीपन लिए हुए लिखी जा सकती है। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके इस गद्य की बड़ी प्रशंसा की है। वे कहते हैं, दो जगह आचार्य शुक्ल के दो कोटेशंस में सुनाऊंगा। एक जगह वे कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा, यह भाषा ठेठ और सरल देते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्दों को लिए हुए है। और उसी से जोड़कर आगे वे कहते हैं कि जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग ये आचार्य शुक्ल का कथन है, जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है। और इतना ही नहीं, वे ईसाई ग्रंथ जो आगरे में छप रहे थे, जो पंपलेट्स छप रहे थे, उसकी भाषा पे चर्चा करते हुए कहते हैं कि वह भाषा वही भाषा है जो भारत में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में हमारे वेदों और पुराणों के अनुवाद की भाषा है। मतलब वे विरोध हिंदी का कर रहे हैं, लेकिन अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अनुवाद उसी भाषा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको परोक्ष रूप से अपने धर्म का भी प्रचार करना है। राजा लक्ष्मण सिंह के सामने यह समस्या है और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने यह काम किया, यह उनकी विशिष्टता है। सत्ता में रहकर सत्ता का प्रतिरोध हम सब भी करते हैं, सरकारी नौकरी में रहते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, यह बुरा भी नहीं है। सरकार से तनख्वाह लेने का मतलब उसका पिछलक्कू बनना नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ और परिनिष्ठित हिंदी की बात की। उन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह जब कहते हैं, अपने विचार देते हैं कि हिंदी कैसी होनी चाहिए, उनका जो मत है उसको सुनिए। लक्ष्मण सिंह कहते हैं, रघुवंश की भूमिका में वे कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं के बोलचाल की भाषा है। सिर्फ हिंदुओं की मुसलमानों की भाषा नहीं करते हैं, पढ़े लिखे या उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हुए हैं। ऐसी बात कहने पे प्रायः एक हिंदुत्ववादी टोन दिखाई देता है, लेकिन जब भाषा पे लगातार आक्रमण हो रहे हों, भाषा को लगातार कमजोर किया जा रहा हो, कई बार जब किसी भी विषय में विचारधारा पे लगातार आक्रमण होते हैं और कमजोर करने की कोशिश होती है, तो कट्टरता स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिरोध में आती है। वह कट्टरता एक दृढ़ता है, जिसे हम कट्टरता कह रहे हैं। कट्टरता और दृढ़ता में अंतर हमें समझना पड़ेगा। वह राजा लक्ष्मण सिंह की, और उन्होंने उस दृढ़ता को केवल लफाजी नहीं किया, उन्होंने अनुवाद करके भाषा करके दिखाया और वह आदर्श रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आगे के गद्य लिखने वालों को उस अनुवाद के, उनके कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद से एक लाइन भी मिली, एक दृष्टि भी मिली कि हाँ, हिंदी में अच्छा गद्य लिखा जा सकता है। तो इस बात का सौभाग्य, प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य इटावा की भूमि को मिलता रहा है। और राजा लक्ष्मण सिंह इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज के इस सत्र में मुझे कुल मिला के बातें कुछ और कहनी थी, लेकिन 2:45 बज गया है और मैंने देखा अभी बैठे हुए कई लोग सो रहे थे, कूद रहे थे
और या सोच रहे थे कि कब ये लोग उठें और खाना खाने चला जाए। मैं बस इतनी ही देर में अपनी बात निवेदित करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने इतने सम्मान के साथ हमें यहाँ आमंत्रित किया और सुना, हम आप सबके हार्दिक आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में भूत डालो शासन करो की नीति अपनाई, वैसे ही भाषा की स्थिति में भी ये उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है कि वो उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की। मैं अपने कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर चंद्रप्रभा जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस सत्र में प्रतिभाग करने वाले मैं अब कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमाकांत जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे के निर्देशों के लिए कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उद्घाटन सत्र में और इस सत्र में भी हमसे एक चूक हुई थी। हम अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान जो अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर के करना चाहते थे, वह किसी वजह से बाधित हो गई थी। तो मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच के पास आ जाएं और हमारे जो आगंतुक वक्ता अतिथि हैं उनमें से हम अब मैं सर स्मृति चिन्ह हमारे उद्घाटन समारोह मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ साथी डॉक्टर अजय दुबे से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे प्राचार्य महोदय को अंगवस्त्र अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव देकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। करते हुए हमारे प्राचार्य श्याम पाल सिंह स्मृति चिन्ह देते हुए मैं प्राचार्य महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं देकर सम्मानित करें। जनता कॉलेज बकेवर से आई डॉक्टर मंजू यादव को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुदामा लाल पाल जी मौजूद हैं। सम्मान भाव हम सब लोगों को बहुत प्रसन्न करता है। मैं अपने प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वह आमंत्रित कर चुके हैं और उनका व्याख्यान सुनने को हमको अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपका विशेष राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटावा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का और सभागार में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं इस तकनीकी सत्र में इस अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गौरव तिवारी जी एसोसिएट प्रोफेसर बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। इसके लिए मैं और पूरा महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत आपका आभारी है। साथ ही इस तकनीकी सत्र में श्री श्याम नारायण चौधरी जी कार्यक्रम अधिकारी दूरदर्शन लखनऊ का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर जिन्होंने इस कार्यक्रम में उदारीकरण के बारे में पूरी जानकारी दी, इटावा के बारे में जानकारी दी, संस्कृति के बारे में जानकारी दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही डॉक्टर मंजू यादव जी जिन्होंने महाकवि देव के बारे में अपनी वाणी
रही थी। साथ ही जो फर्स्ट सेशन हुआ था, हमारे सभी विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, मैं उनका भी डॉक्टर उमाकांत दीक्षित जी, डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी और भी लोग हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही अभी हॉल में जितने लोग भी अभी सम्मानित हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री सुदामा लाल पाल जी जो 90 ईयर के हैं, लगातार सुबह से यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगी कि सभी लोग इनका बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार श्री दिनेश पालीवाल सर जो बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अन्य महाविद्यालयों से आए हुए डॉक्टर योगेश बाबू दीक्षित जी, जनता महाविद्यालय, डॉक्टर प्रेम प्रकाश राजपूत, तिलक महाविद्यालय औरैया, डॉक्टर आनंद मोहन चौधरी KKPG कॉलेज इटावा, डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी असिस्टेंट प्रोफेसर इटावा, डॉक्टर अरुणा दुबे प्रोफेसर हेवरा डिग्री कॉलेज, डॉक्टर आदित्य कुमार जनता कॉलेज बकेवर और अन्य लोग जो जिनको मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, मैं सबका पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने बनाई है, डॉक्टर रमाकांत राय, जिन्होंने इस सेमिनार को बहुत अच्छे से रेखांकित किया, आयोजित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी का, जिन्होंने इस संगोष्ठी को सफल बनाने में लगातार 1 हफ्ते के अंतर्गत सभी तैयारियां पूरी की, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमारे सभी साथियों का, जो मैं सबका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगी, हमारे सभी साथी लगातार 1 हफ्ते से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं सबका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अंत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भी रह गए हैं, मैं उनका पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं मंच संचालन के लिए मैं डॉक्टर अमित कुमार को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।